हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से टीम ड्रीम पाठशाला को लेकर। तो आज का हमारा एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जिसका नाम है, और बहुत ही एक क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक, क्या किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार है? राइट टू लाइफ हमने सबने सुना है कि जीने का अधिकार है, लेकिन क्या मरने का अधिकार है? तो आइए इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं कि कब कौन सा जजमेंट आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, किस तरीके से संविधान ने हमें क्या राइट्स दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आई प्रॉमिस यू, वादा करता हूँ आपसे, अगर वीडियो के एंड तक आपके रोंगटे खड़े ना हो गए तो आप मुझे बता दीजिएगा। इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो चाहिए वो कीजिएगा। बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी नॉलेज लेवल जो है वो एक नॉच ऊपर चली जाएगी इस वीडियो के बाद। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब आर्टिकल 21 संविधान का अनुच्छेद 21 जो है उसे हम कहते हैं बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब है संविधान की एक तरीके से मूलभूत जो चीज़ है, जो जिस चीज़ पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर आर्टिकल 21 ना हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का होने का कोई मतलब नहीं है। हमारे जो अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उनके होने का कोई मतलब नहीं है अगर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 हमारे पास नहीं है तो। ठीक है, तो आर्टिकल 21 बोलता क्या है? आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, इसका मतलब है आपके जीवन की रक्षा और पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी एक अलग चीज़ है जिसे हम आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 से लिंक करते हैं। वो अगर चाहेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि आर्टिकल 21 जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ क्या है? नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब उसे वंचित नहीं किया जाएगा, हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि मतलब कानून ने जो नियम एस्टेब्लिश कर रखे हैं, जो कानून ने जो हिसाब बना रखा है कि हाँ ये प्रोसीजर है, अगर इस प्रोसीजर के अंडर हम इसे डिप्राइव कर सकते हैं तो इसकी लाइफ को डिप्राइव कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपने उसे जीवन जीने का अधिकार दे रखा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके सामने। इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ है, इसका मतलब जीने का अधिकार है। अब जीने के अधिकार में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू लाइफ। हर इंसान के पास है। ऐसा नहीं है कि इंडियन सिटीजन के पास है, ये हर इंसान के पास है। ठीक है ना? इंडियन जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है, उसने आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ दिया है वो सिर्फ ऐसा नहीं है भारतीयों को दिया है, ये सबको दिया है। ठीक है, चाहे कोई भी है। अब इसका एक एग्जाम्पल आपके पास लेता हूँ मैं। एक इंसान है जिसको अपने घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप खुद पर मत लीजिएगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बहू आई है किसी घर में। ठीक है, अब उसके जो इन लॉज हैं, उसके जो सास ससुर हैं या उसके जो अपने पति के फैमिली वाले हैं, वो उसे बहुत परेशान करते हैं, वो उसे बहुत गंदा ट्रीटमेंट करते हैं, उसे खाने को नहीं देते, मारते पीटते हैं, उसे घर का सारा काम करवाते हैं। लाइक हो सकता है ना, जितनी भी इनह्यूमन सिचुएशन हो सकती हैं उसके साथ वो हो रही हैं। ठीक है, वो एक उसको देखकर लगता ही नहीं है कि वो ज़िंदगी जी रही है। ठीक है, उसे डेली पीटा जाता है, उसे खाना नहीं दिया जाता, उसे जितना ह्यूमिलिएट कर सकते हैं उसे कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि डज ही और शी हैव राइट टू लाइफ? राइट टू लाइफ है आपके पास? बताइए। हाँ, अगर संविधान को देखूं तो हाँ, राइट टू लाइफ है। भाई आपकी सांसें चल रही है, मतलब आपके, भाई लाइफ का मतलब क्या है? जिंदगी। और जिंदगी का उल्टा क्या है? मौत। मौत तो नहीं आई ना, जिंदा तो हो, तो इसका मतलब राइट टू लाइफ है। मानते हैं इस बात को? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में इसको मेंशन किया कि यार ये एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो ये दो केसेस की बात करते हैं। एक है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, और एक है फ्रैंकोइस कोरेल मोएलन वर्सेस यूटी ऑफ इंडिया 1982 केस। ठीक है, ये दो केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बताई, एक जजमेंट अपना जो दिया, उसमें क्या बोला कि लाइफ इज नॉट मेयरली ब्रीदिंग। जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है कि आपकी सांस चल रही है, आपकी ईसीजी में अप एंड डाउन चल रहे हैं, इसका मतलब आपको राइट टू लाइफ है। नहीं, इसका मतलब है लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। याद रखिएगा, लॉ में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना उसके सिनोनिम नहीं होते। चॉइस एंड डिग्निटी मतलब चॉइस एंड डिग्निटी, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है मतलब आपकी चॉइस है। इस वर्ड को समझिएगा, इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा। मेरी लाइफ मतलब मेरी चॉइस, तो मतलब मैं कुछ भी करूं।
इज दैट सो? इसका मतलब है कि मेरा आज मन कर रहा है कि मुझे बीफ खाना है, ये मेरी चॉइस है भाई, मेरी लाइफ है, मेरी कुछ भी चॉइस हो सकती है। इसका मतलब है आई हैव राइट टू फूड ऑफ चॉइस। मेरा मन है कि मैं किसी से भी शादी करूं जिससे मेरा शादी करने का मन है, तो राइट टू मैरी ऑफ पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस। मेरा मन है कि आज मैं हिंदू हूं, कल मैं किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाऊं, मेरी फेथ है। राइट टू प्राइवेसी, मैं अपने रूम में बैठकर मैं कुछ भी करूं, ये मेरी प्राइवेसी है। और राइट टू एजुकेशन, मुझे मेरी चॉइस है, मेरी डिग्निटी है, इस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए मेरे पास राइट टू एजुकेशन है, जिसे हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21A ऐड किया। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आर्टिकल 21A को जो माना गया है वो ब्लैंकेट राइट माना गया है, ब्लैंकेट राइट या अम्ब्रेला राइट। देखिए अम्ब्रेला के अंदर क्या होता है, कितने भी आदमी छुप जाते हैं, ठीक है। कंबल के अंदर क्या होता है, सब कुछ ढक जाता है, ठीक है। तो इन जो होता है ना ब्लैंकेट राइट, अम्ब्रेला राइट, इसका मतलब क्या है कि वो सब कुछ कवर कर रहा है। तो मतलब इस आर्टिकल 21 के अंदर इतने सारे राइट मिल गए और 1000 तरीके के राइट मिले हुए हैं। भाई मुझे, मेरी लाइफ है ना, मेरी चॉइस है, मैं किस तरीके से जीता हूं। क्लियर है? अब इसके आगे देखते हैं। लॉ है, ऐसे ही थोड़ी ना मान जाएगा। अब इस चीज में हुआ क्या, देखिए इशू कहां से शुरू हुआ। 1973 की बात है, 1973 की बात है, जब किंग एडवर्ड मेमोरियल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, इट्स नॉट कॉलेज, इट वाज हॉस्पिटल, मुंबई में है, ठीक है। बहुत अच्छे से जानते होंगे जो मुंबईकर मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो उसमें, उस हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी जिसका नाम था अरुणा रामचंद्र शानबॉग, ठीक है। ये इनका नाम था, 25 साल इनकी उम्र थी। ये नर्स थी जिनका क्या हुआ, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया और शी वॉज ट्राइड टू किल बाय अ वार्ड बॉय, ठीक है, जिन्हें यौन उत्पीड़न की परेशानी हुई और जिन्हें मारने की कोशिश की गई वार्ड बॉय द्वारा, ठीक है। भगवान की कृपा से वो मरी तो नहीं, लेकिन वो कोमा में चली गई। अब आपको पता है कोमा में जाने पर क्या होता है, इंसान सिर्फ जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं और तो कुछ नहीं है। ही डज नॉट हैव राइट टू लाइफ लाइक विद चॉइस एंड डिग्निटी, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ एक ह्यूमैनिटी देखने को मिली कि उसके बाद उस हॉस्पिटल में जितनी भी नर्सेज आई, उन्होंने अरुणा जो नर्स थी उनकी इस तरीके से केयर की जैसे वो एक फैमिली मेंबर हो, ठीक है। ये बहुत एक ह्यूमैनिटी वाली चीज़ थी। लेकिन आगे क्या हुआ, अब 2010 में पिंकी विरानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जनहित याचिका दायर की कि यूथनेशिया दे दिया जाए उन्हें। यूथनेशिया मतलब क्या होता है, यूथनेशिया का मतलब होता है कि आपकी इच्छा मृत्यु, कि उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। कोर्ट ने बोला भाई क्यों क्यों, तो उन्होंने बोला कि भाई लाइफ इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग बट लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। शी डज नॉट हैव एनी चॉइस एंड शी डज नॉट हैव एनी डिग्निटी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मामला ये तो देखने वाली चीज है। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट लुक्ड इनटू द रेट्रोस्पेक्टिव केसेस कि भाई अब तक जो भी केसेस हुए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, उस बेस पर हम आगे जजमेंट दे देंगे। क्लियर है? तो आगे देखिए होता क्या है, मजा आ रहा है। अब देखिए एक केस था पी रत्नम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 26 अप्रैल 1994 का केस। इसे 1994 का केस भी आप याद रख सकते हैं नॉर्मल। पी रत्नम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था। अब आपको पता है इंडियन पीनल एक कोड चीज होती है IPC, जैसे हम बोलते हैं ना IPC की धारा 302, 307 इस तरीके से, ऐसे ही IPC की एक धारा होती है सेक्शन 309, 309। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट करना, सुसाइड अटेम्प्ट जो है इज अ पनिशेबल ऑफेंस। रियली भाई मैं अपनी लाइफ को सुसाइड करना चाह रहा हूं मैं, इज दैट अ पनिशेबल ऑफेंस? क्योंकि आपने तो अभी बोला है कि माई लाइफ माई रूल्स, मेरी लाइफ है, लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो आप सोचिए कि सुसाइड अटेम्प्ट करना इज अ पनिशेबल ऑफेंस, कि अगर आप मर गए तो भगवान के घर वैसे जाएंगे और अगर बच गए तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, मतलब कोर्ट नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, व्हेन यू अटेम्प्ट सुसाइड यू आर क्रिएटिंग डैमेज टू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूं कि अब आप देखिए, आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट कीजिए। मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है आपने? नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट में एक चीज लिखी हुई है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो आप पर फाइन लगता है, सब देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आपने कभी किसी पुलिस वाले से पूछा, ट्रैफिक पुलिस वाले से, कि भाई मैं फाइन क्यों दूं? अगर
हेलमेट ना पहनने की वजह से चोट लगती है, सर फटेगा मेरा, मरूंगा मैं, तो मैं फाइन क्यों भरूं भाई? सोचने की बात है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्यों भरना पड़ता है कि ठीक है सर आपकी प्रॉपर्टी है, सिर जो है वो, हेड जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप मरोगे जो भी होगा, लेकिन यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट। आप स्टेट मतलब नेशन, कंट्री का आप एक रिसोर्स हो, इसलिए इस तरीके से आप हार्म नहीं पहुंचा सकते खुद को। ठीक है, वही चीज़ यहाँ है कि आप अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप जो स्टेट है उसके जो संसाधन है उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ कि ठीक है आपने ये बोला पनिशेबल ऑफेंस, तो इस चीज़ को ये जो अभी केस आया पी रत्नम वाला, इसमें चैलेंज किया गया। तो अब उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया कि सर देखिए राइट टू लाइफ आपने बोल दिया कि भाई राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मरने का भी अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बोला भाई क्यों? तो इन्होंने बोला कि सर देखिए आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ए 1A, इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीफ। इसका मतलब क्या है कि आपके पास आज़ादी है अपने स्पीच को, अपने आप, अब स्पीच मतलब बोलने की, एक्सप्रेस करने की, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को और अपने बिलीव्स को, जो आप विश्वास करते हो, जो भी करते हो, तो मतलब आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलने की आज़ादी है, तो क्या मुझे चुप रहने की आज़ादी है? लॉ को समझिएगा कि मुझे बोलने की आज़ादी, हाँ ठीक है मैं मानता हूं कि मुझे बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्या आई हैव राइट टू स्पीक, बट डू आई हैव राइट नॉट टू स्पीक? थोड़ा कंफ्यूजन हुआ? आया मजा कि मेरे पास बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या मैं नहीं बोलूं इस चीज का मेरे पास अधिकार है? तो इसी तरीके से अगर वो भी मेरा अधिकार है, तो जिस तरीके से जीने का मेरा अधिकार है उसी तरीके से लॉ तो सारा सेम रहेगा ना, सारे राइट्स मेरे सेम रहेंगे। तो अगर जिस तरीके से बोलने का मेरा अधिकार था और ना बोलने का भी मेरा अधिकार था, उस तरीके से जिस तरीके से जीना मेरा अधिकार है, ना जीना भी मेरा अधिकार होना चाहिए। देन राइट टू डाई ऑल्सो शुड बी माई राइट। तो कोर्ट ने बोला कि बात तो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि वी होल्ड दैट सेक्शन 309 वायलेट्स आर्टिकल 21 एंड सो इट इज वॉइड। ये एज इट इज लाइन है जो जजमेंट में लिखी हुई है कि सेक्शन 309 जो है वो आर्टिकल 21 जो है, जिसमें जीने की स्वतंत्रता है, साथ में मरने की स्वतंत्रता भी है, तो उसको ये वायलेट कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे नल एंड वॉइड कर रहे हैं, इसे खत्म कर रहे हैं। क्लियर होती है चीजें? तो अब से सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज नो मोर अ पनिशेबल ऑफेंस, ये 1994 में बोला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मरना मेरा राइट हो गया? इसका मतलब तो यही हुआ। तो ठीक है, सब लोग खुश हुए कि अरे ठीक है भाई, राइट टू लाइफ मिल गया, राइट टू डाई भी मिल गया। लेकिन क्या चीजें यहीं रुकेंगी? चलिए एक अगला केस देखते हैं। अब अगला केस आता है ज्ञान कौर केस। ये है 21 मार्च 1996 का। इसमें क्या हुआ, इसमें इशू क्या था कि एक सेक्शन 306 है ऑफ इंडियन पिनल कोड, अबेटमेंट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को इंसाइट करना, किसी को प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, उकसाना कि आप सुसाइड करो। ठीक है, उसके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि भाई आप सुसाइड कर लो। समझ पा रहे हैं? ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब क्या हुआ, यहां पे ज्ञान कौर और उसके हस्बैंड, दो लोग थे ये, उनके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगे कि भाई उन्होंने अपनी जो बहू थी, डॉटर इन लॉ थी, उनका नाम था कुलवंत कौर, उनको प्रवोक किया है, उनको उकसाया है कि वो सुसाइड कर लें। भाई पनिशेबल ऑफेंस है, होना भी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आर्ग्यूमेंट आप देखिए क्या रखा, ज्ञान कौर की तरफ से आर्ग्यूमेंट क्या रखा गया कि सर अभी पिछले ही केस में आपने ये बताया कि सेक्शन 309 जो है उसको हमने नल एंड वॉइड कर दिया, राइट टू डाई हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट बन चुका है। इसका मतलब क्या है, हम तो हमारी जो डॉटर इन लॉ है उसको अपना जो मूलभूत अधिकार है, उसका राइट टू डाई, मरने का जो उसका अधिकार है, उसमें हेल्प कर रहे थे। हमने क्या किया, कुछ गलत किया? आप भावुक मत होइए, आप भावुक मत होइए कि इस तरीके से होता है कि नहीं होता, लेकिन आप
लॉ के हिसाब से सोचिए कि हाँ भाई सच लिखा हुआ है, राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट। मरने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। और अगर लिखा हुआ है तो आर्टिकल 306 भी पनिशेबल ऑफेंस कैसे हुआ? भाई हम तो उन्हें अपना फंडामेंटल राइट्स अचीव करने के लिए एक हेल्प कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। तब जज को समझ में आया, तब कोर्ट को समझ में आया कि भाई ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो 26 अप्रैल 1994 का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो जजमेंट ही पूरा गलत हो गया। तो उन्होंने ओवर रूल किया पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को, और उन्होंने बोला कि राइट नॉट टू लिव, जो नहीं जीने की एक स्वतंत्रता है, वो सिर्फ नेचुरल डेथ्स के केस में हो सकती है। कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको नेचुरल डेथ आने वाली है, या तो आप कोमा में चले गए, वो मैं अभी 2 सिचुएशन बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ एक्सीडेंटल और क्रिमिनल डेथ्स वगैरह या और भी अलग तरीके की जितनी भी डेथ्स हो सकती हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर होता है चीज़ें? तो लिमिटेड राइट टू नॉट टू लिव, कि आपके पास लिमिटेड राइट है, अगर आप नहीं जीना चाहते तो उसका आपके पास लिमिटेड राइट है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड राइट है, कब मर जाऊँ मैं, मेरी मर्जी, नहीं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, देखिए उसके लिए 2 कंडीशन रखी गई पैसिव यूथेनेशिया के केस में। एक तो आपको परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट हो गई है आपकी, जैसे आप कोमा में चले गए हैं, या आपको कोई ऐसी डिजीज हो गई है जो सही हो ही नहीं सकती है, ठीक है। उस केस में आपको लगेगा कि अब मैं परेशान हो गया हूँ, 5-10 साल से पड़ा हुआ हूँ, कुछ हो नहीं सकता, तो बेटर है मैं मर ही जाता हूँ। उस केस में आपको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। और दूसरा केस है लिविंग विल, कि आपकी हालत तो खराब है ही है, उसके केस में आप जैसे वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, ठीक है, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि पता नहीं सही हो ना हो, और उसमें आपने अपनी विल में अपने डॉटर, अपने सन, किसी के भी नाम पर ये लिख दिया कि भाई अगर ज़्यादा सिचुएशन बिगड़े तो मेरे वेंटिलेटर का स्विच ऑफ कर देना समझ रहे हैं, मतलब मुझे इच्छा मृत्यु दे देना। तो ये 2 चीज़ें हैं कि या तो आपके पीवीएस वाली सिचुएशन है, मतलब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट वाली सिचुएशन हो गई है, या आपने अपनी लिविंग विल में ऐसा लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ से ये क्लियर हुआ कि हमारा जो जीने का अधिकार है वो तो है राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी, लेकिन राइट नॉट टू लाइफ जो है वो लिमिटेड है। वो किस केस में है? सिर्फ नेचुरल डेथ के केस में। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये केस समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।